हेलो गाइज, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा। 29 क्वेश्चंस हैं इस सेट में। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम से रिलेवेंट है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके प्री लेवल पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सभी को इसको अटेम्प्ट करना है और अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चंस है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7,250 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का संयुक्त भाग यानी कि A प्लस B, ये टोटल जो है ये क्या बोल रहा है, C और D के संयुक्त भाग के 11/18 के बराबर है। यानी कि अगर इसको कितना 18 भाग मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 11 भाग मिलेगा। ठीक है, तो टोटल देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 और 18 कितना हो गया, 29 हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टोटल की वैल्यू 7,250 के। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर A को 750 रुपए मिलते हैं तो B को C के भाग के 4/7 के बराबर, यानी कि B को C के भाग के 4/7 के बराबर, यानी कि अगर इसको 7 मिलता है तो B को कितना मिलता है, 4 मिलता है। ये बताया जा रहा है और आपको बताना है D का, आपको हिस्सा बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे दिया गया, A का हिस्सा ही दे दिया गया डायरेक्टली, कितना दे दिया गया, 750 रुपए। और B का जो हिस्सा है वो C के हिस्से का 4/7, यानी कि अगर C को 7 है तो B को कितना है, 4 है। यहां से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप A प्लस B का हिस्सा यहां से निकाल लोगे। A प्लस B के हिस्से में A का हिस्सा आपको पता है, यहां से B का हिस्सा आ जाएगा। B से आप C का हिस्सा निकालोगे और C प्लस D का हिस्सा यहां से आ जाएगा। इस तरह से जाकर के आपको D का हिस्सा निकालना है। ठीक है, देखो A का हिस्सा आपको 750 पता है, यहाँ पे 29 की वैल्यू अगर 725 है तो 1 की वैल्यू आप निकालोगे। देखो कितने बार जाएगा, 30 है अगर ये, तो लगभग 300 बार, 10 बार हुआ। ठीक है, 10 से फिर 20 बार जाओगे तो 600 हो जाएगा। 600 से अभी भी काफी ज्यादा है, तो लगभग इसको आप 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 25 प्लस 4, इसको आप लिखोगे 25 प्लस 4, तो 25 का गुणा 25 से करोगे तो 625 और 25 चौके 100। तो ये वैल्यू देखो 725 आ गई, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25, और 1 0 है तो ये हो जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 250, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 11 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 5, 5 और 2 7 और ये 2, तो 2750 किसकी वैल्यू आ गई, A प्लस B की। और A की वैल्यू कितनी है 750, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। अगर B की वैल्यू 2000 है, यानी कि 4 की वैल्यू 2000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 5। ठीक है, 1 की वैल्यू यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा, 500 से। तो 7 की वैल्यू में भी 500 से गुणा करोगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 × 3500। तो ये C की वैल्यू कितनी आ गई, 3500। अब आपको C की वैल्यू दी गई है 3500 और 18 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 से इसमें गुणा करोगे, 18 है, इसको 9 × 2 लिख सकते हैं। 25 का गुणा 2 से करोगे 500 और 9 × 4500, तो ये वैल्यू आ गई 4500 के बराबर। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप कुछ सॉल्व कर सकते हो, ये तरीका ही है। आप ABCD, इसके बाद एंड में ही आप D पर जाओगे। किसी भी तरीके से आप D पे फर्स्ट वे में नहीं जा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कारखाने में दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर और लिपिक ये किस अनुपात में है, 8:5:1, इस अनुपात में ये है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर और लिपिक की दैनिक मजदूरी का अनुपात जो है वो क्या है, 5:2:3, इस अनुपात में है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पर कारखाने में कुल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी कितनी होती है, 318 होती है। देखो यहां पर जो संख्या है ये कहां पर है, ये यहां पर गिवन है, और ये क्या है, दैनिक मजदूरी है। ठीक है, ये मजदूरी दी गई है। और क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, 20 अनाड़ी कारीगर, यानी कि इसमें आपको इसने रेशियो दे दिया। अनाड़ी कारीगर यहाँ पर 5 थे, क्वेश्चन में इसने कितना बोल दिया, 20, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, यानी कि इस पूरे में भी 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी 4 से हो जाएगा, यहां पर भी 4 से हो जाएगा। तो इसको आप पहले यहां से देखो, कुल मजदूरी कितनी आएगी, अगर 8 कारीगर हैं और 5 रुपए की मजदूरी पे है तो 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, और इस पूरे में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो भी सेम चीज ही आने वाली। तो देखो ये कितना आएगा, 40 और 10 50 और 3 53, और 53 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 और 4 तियां 12 यानी कि 212 रुपए। ये आपकी क्या आ जाएगी, आपके अकॉर्डिंग कुल मजदूरी आएगी। अगर हर एक की मजदूरी क्या है, यहां पर अगर मैं इसमें x एक मान लूं तो ये x इस तरह से हो जाएगा, यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन में पूरे में एक x आ जाएगा, तो ये पूरे x की वैल्यू हो गई। यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन किस रेशियो से है वो पता चल गया था, 4 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पे, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 318 के बराबर। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 318 को आप डिवाइड करोगे किससे, 212 से। यहां पर देखो ये किससे कट जाएगा, 212 है, यहां पर है 318, तो ये कट जाना चाहिए, 8 और 1 9, 9 और 3, ये 3 से कट रहा है, लेकिन यहां पर ये 212 बन रहा है जो कि 3 से नहीं कट रहा है। ओके, इसको देखो क्या 53, यहां पर देखो ये मल्टीपल किसका था, 40 और 50 और 3 53 का, क्या ये 53 से कट जाएगा। तो इस नंबर को चेक करेंगे, 53 का दुगुना कितना होता है, 106। तो देखो इसमें क्या 106 जुड़ रहा है, हाँ बिल्कुल जुड़ रहा है, यानी कि ये 53 से कट जाएगा, तो 53 का गुणा 4 में ये है और 6 में ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। ये नंबर आपका आ जाएगा 3/2। अगर x की वैल्यू 3/2 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी, 3/2 आपको जोड़ना होगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8 और 2 10। तो 10 से आप यहां पर गुणा कर दोगे तो ये और यहां पर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9/2, ठीक है। तो ये अलग अलग मजदूरियां हो जाएंगी। अगर टोटल पूछा जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी, टोटल इसका कितना हो रहा है, 5 3 8 और 2 10, 10 का गुणा 3/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 15। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है, 2:5 है। 1 रुपए और 50 पैसे का सिक्के का अनुपात है 2:5, और आगे बोल रहे हैं 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्के का अनुपात है 4:9, ठीक है। तो यहां से आप टोटल अनुपात निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 20। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9×45। तो ये आ गया आपका 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। कुल मूल्य आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया, 1125 रुपए, ठीक है। यहां पर आप देखो कितना आ जाएगा, 8 रुपए 20, और यहां पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसको आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे में है, तो रुपए में आएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और यहां पर देखो 450 है और ये 450 पैसे है, रुपए में करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5, इसकी वैल्यू इसके बराबर। टोटल सम कितना आ जाएगा, 18 और 4 22, 22.5, इसको आप लिख सकते हो 45/2, और ये वैल्यू है 1125 के बराबर, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1125 का दुगना कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 2250/45, ठीक है। ओके, अब इसको काटो, देखो 9 से कट जाएगा, 9×45, और 9 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 5, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 50 की। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। यहां पर ये रेशियो था, देखो इसका टोटल कितना आ गया, 20 और 8 28, 28 और 45 जोड़ोगे, 8 और 5 13, 1 4 2 6 और 1 7, तो 73 है। 73 में आपको गुणा करना है किसका, 50 का, तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 3 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 7 15 35 और 1 36, तो 3650 ये कुल सिक्कों की संख्या। तो यहां पर आई थिंक प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा जाएगा तो ये आंसर आएगा। यहां पर पूछा गया होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो कितनी है 20 है, और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी का कुल वेतन कितना है, 6060 रुपए, 60 ये कुल वेतन है, और आपको दिया गया वे अपने वेतन का कितना 80 85 और 75% व्यय करते हैं। अगर 80% व्यय करते हैं तो बचाते कितना होंगे 20%, यहां पर 85% व्यय करता है तो बचाता होगा 15%, और ये 75% व्यय करते हैं तो 25% इसका बचा लेते होंगे, ठीक है। उनकी बचत का जो अनुपात है वो कितना है, 5 6 और 9 है, ठीक है। अब देखो 20% की वैल्यू किसकी है, ये
तो आप कहोगे कि सर जो टोटल इनकम होगा उसका 20%, और 20% की वैल्यू अगर 5 है तो टोटल इनकम अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितनी होती है 100%। तो 100% बनाने के लिए 20 में कैसे गुणा करोगे 5 का, 20 पंचे 100, तो यहां पर भी 5 का गुणा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25। अब देखो 15% कितना होता है 3/20, तो 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा कर दोगे ये कितना आ जाएगा 20 की वैल्यू आ जाएगी 20 दूनी 40। तो ये इसका 100% की वैल्यू होगी। आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, 100% 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25% है, 25 में किससे गुणा करोगे, अगर 4 का तो 100 हो जाएगा, तो यहां पर भी आप 4 का गुणा करोगे, ये कितना आ जाएगा 9 चौको 36। ठीक है, देखो यहां पर अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो 15% से भी आप कर सकते हो। देखो 15% की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 6 × 100 डिवाइडेड बाई 15। देखो 3 से काटोगे 2, यहां पर 3 से काटोगे 5, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 2, तो 2 × 2 और 0, तो ये कितना आ जाएगा 40। तो ये अनुपात जो आ गया ये किसका आ गया, टोटल उसकी इनकम का। और यहां पर इसका सम देखो कितना आएगा, देखो 40 और 30 70, 70 और 20 90, और 6 और 5 1, यानी कि 11, तो 101 आ जाएगा। 101 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई 6060, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख सकते हो 6 × 101, 101 से ये कट जाएगा 6 × 10 यानी कि 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी का वेतन बताइए, तो सी का वेतन कितना आ जाएगा 60 से गुणा कर दोगे, 36 का गुणा 6 से होता है 216, 1 0 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक वाष्प चालित रेल के डिब्बों के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक इंजन है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, कब, जब उसमें कोई भी डिब्बे नहीं है, डिब्बा नहीं है, सिर्फ इंजन चलता है, तो 24 की रफ्तार से चलता है। बोला गया इंजन की गति में जो कमी आती है वो साथ में लगाए गए डिब्बों के वर्गमूल के समानुपाती है। क्या चीज समानुपाती है, जो कमी आती है इंजन की स्पीड में, जो रिडक्शन होता है, जो स्पीड में जो कमी आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्गमूल के, किसके, डिब्बों के, यानी कि नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं उसके वर्गमूल के समानुपाती है। बोले 4 डिब्बों के साथ उसकी गति कितनी होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर बिना डब्बों के कितनी है 24 है, तो कमी कितने की आई, अगर 20 का हो गया तो कमी आ गई 4 की, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ डिब्बे कितने हैं, ये हैं 4, तो 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √4। तो यहां पर अगर मैं कांस्टेंट को लाऊं तो ये हो जाएगा k, और √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/2। अगर ये 1/2 आ गई तो आपका जो रिलेशन है वो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं = 1/2 और रूट में नंबर ऑफ जितने भी वैगन्स होंगे उनके। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दिया गया है 4 डिब्बों के साथ उसकी गति इतनी हो जाती है, तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या क्या होगी, जब ये जो स्पीड है वो क्या हो जाए, एकदम कम हो जाए, यानी कि 0 के बराबर आ जाए। तो 24 से अगर ये 0 चला गया तो कितने का रिडक्शन हुआ, तो आप कहोगे पूरे के पूरे 24 का रिडक्शन हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24, और ये बराबर होगी किसके 1/2, और रूट में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ वैगन्स। क्लियर है, सॉरी यहां पर k की वैल्यू ये आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगी, ये k की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहां पर भी आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो इक्वेशन बनेगी ये 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 2 से ये 2 कटेगा, ये कितना आ जाएगा 12, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना आ जाएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड, ये आ गया 144। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 144 लगाएंगे, पहला ऑप्शन भी है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया अधिकतम डिब्बों की संख्या जिसे इंजन खींच सकता है, यानी कि जिसके बाद भी इंजन चले, जबकि हमने क्या मान लिया 24 से 0 कर दिया, यानी कि अब इंजन चलना बंद हो गया, तो ये मैक्सिमम नंबर था। अगर इससे एक भी कम कर दोगे तो भी इंजन चलने लगेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 143, यानी कि इंजन को चलते रहना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीरे की जो कीमत है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमपाती है। ठीक है, उसके आगे बोल रहा है एक हीरे के 4 टुकड़े किए गए और किस अनुपात में किया गया है कि उनका भार जो है 1:2:3:4 में रहा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे छोटा हीरा जो जिसका वेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो आप बोलोगे 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 10 किलोग्राम का अगर हीरा रहा हो तो सबसे सिंपली उसको 1 2 3 4 में डिवाइड किया जा सकता है। तो बोला क्या जा रहा है उसकी जो कीमत है उसके वर्ग के अनुक्रमपाती है। तो अगर 10 किलोग्राम का रहा होगा तो उसकी कीमत कितनी 100 रही होगी, और यहां पर देखो कीमत कितनी होगी, 1 की 1, 2 की कितनी हो जाएगी 4, 3 की कितनी हो जाएगी 9 और 4 की 16, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, तो अब कीमत कितनी होगी 30 रुपए।
पहले कितनी थी 100 रुपए। तो देखो क्या बोल रहा है, और यदि मूल्य में कुल कमी कितने की होती है 35,000 की। आपके अकॉर्डिंग देखो कमी कितने की हो रही है 70 की। तो 70 की जो कमी है वो किसके बराबर है 35,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 से 1 0, 7 से काटोगे ये 5, तो एक की वैल्यू आ गई 500 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 500 के बराबर है तो मूल हीरे की कीमत कितनी थी 100 थी। यहां पर गुणा कर दोगे तो 5 के आगे कितने 4 0 आ जाएंगे, 5 के आगे 4 0, यानी कि लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक मोटर के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं। क्या क्या मदें हैं, एक है कच्चे माल की कीमत, ठीक है, कच्चे माल की कीमत है एक श्रमिकों का जो व्यय है, और तीसरा जो है वो अतिरिक्त मद है, ठीक है। और इन पर जो व्यय है वो खर्च किस अनुपात में है 4:3:2, इस अनुपात में खर्च किया जाता है, ठीक है। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत क्या होती है 10% बढ़ जाती है, श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ जाता है, परंतु अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट जाता है। अब देखो जब भी आपको इस तरह से परसेंटेज में चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो 2 जीरो एक्स्ट्रा मान लेते हो, 400, 300 और 200 मान लिया। यहां पर कितने से बढ़ रही है 10% से, यानी कि कितना बढ़ जाएगी 40 बढ़ जाएगी, तो आप कितनी हो जाएगी 440। यहां पर कितना हो रहा है 8% से बढ़ रही है, 8 3 24 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 324। और यहां पर 5% से घट रही है तो 5% इसका कितना आ जाएगा 10, और 10 से घटेगी तो ये कितना हो जाएगा 190, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मोटर की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी ये बतानी है। तो देखो ये अब आपके लिए उतना नीडेड नहीं है। क्यों नीडेड नहीं है, क्योंकि वृद्धि तो आपको यहीं से पता चल जाएगी। देखो 40 और 20 60 और 4 64, और उसमें से कमी कितने की आई 10 की, यानी कि 54 की वृद्धि हुई है कितने में 4 3 7 और 2 9 में, यानी कि 900 रुपए में कितने 54 रुपए की वृद्धि हो गई है। परसेंटेज निकालोगे 100 से 100 कट जाएगा, 9 6 54, यानी कि 6% आपका इंक्रीज हुआ है कीमत में, जो कुल मोटर की कीमत होगी। क्योंकि मोटर जो है वो कैसे बनती है आपको बताया गया, 3 चीजों से मिलकर के बनती है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 रेलवे स्टेशनों के बीच फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी, यानी कि आपका अगर एसी से आप जाते हो तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी 3 होते हैं। उसमें ही आपको किराए का बताया जा रहा है। शुरुआत में कितना होता है 8:6:3, इस अनुपात में उनका किराया था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी गई। देखो 1/6 भाग की अगर कमी करी जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 5/6, ठीक है। और इसके बाद दूसरे भाग में क्या बोला जा रहा है, इसमें 1/6 भाग की कमी, द्वितीय श्रेणी में 1/12 भाग की कमी कर दी गई, तो ये कितना हो जाएगा 11/12। और तृतीय श्रेणी में 9 इतनी कमी करी गई। तृतीय श्रेणी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। एक वर्ष में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की संख्या में कितना इतने का अनुपात था। देखो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पर कुछ कट रहा है, देखो 6 से कटेगा ये आ जाएगा 2, यहां पर देखो 2 से कटेगा तो ये आएगा 4, और ये कितना आएगा 3, यानी कि ये कितना है 20/3 है, ठीक है। यहां पर 11/2 है और ये 3 है। तो इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इनके एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की यात्रियों की संख्या में 9:12:26 ये अनुपात था। टिकट खिड़की पर एक वर्ष में अगर इतने टिकट बिके, ठीक है, 1088 रुपए के टिकट बिके हैं, तो बताना है प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कुल कितना किराया दिया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो पहले ये देख लो कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों द्वारा दिया गया किराया क्या होगा। 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 20 3 60, यहां पर देखो 12 से कटेगा 6, 6 से गुणा करोगे 11 में, ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 66, ठीक है। और यहां पर देखो 26 का गुणा 3 से करोगे 6 3 18 8, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आपका आ गया जो किराया देंगे फर्स्ट श्रेणी के यात्री, सेकंड श्रेणी के और थर्ड श्रेणी के, ठीक है। टोटल सम करोगे तो कितना आ जाएगा 6 12 6 3 18 180, और यहां पर 24 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 204। तो ये आ गया आपकी वैल्यू 204 के बराबर है, और ये किसके बराबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1088 के बराबर, ठीक है। देखो 3 से कट रहा है क्या, 8 और 8 16 नहीं, 3 से तो नहीं कट रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कुल कितना किराया दिया, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना किराया दिया 60, तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी 1088 डिवाइडेड बाई 204, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 60 से। अब देखो क्या 6 से कट जाएगा, देखो 6 3 18 2 बचेगा 6 चौको 24, बिल्कुल कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 18 2 6 चौको 24, 34 आ गया। और देखो 34 से अगर 1088 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 34 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 3 3 90, 4 और 4 3 12, तो 102 आ जाएगा।
102 आएगा, तो 3 बार पढ़ने पर 102 आ रहा है, तो बचेगा कितना 6, 68 और 34 दूनी 68 हो जाएगा 68, तो ये आ जाएगा 320, ये वैल्यू 320 के बराबर है, दैट इज बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए में क्या अनुपात था, 10:8:3 था, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, उनकी यात्रियों की संख्या कितनी थी, 3:4:10 थी। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने रुपए के बिके। तो देखो ये कितने के बिके होंगे, पहली श्रेणी के 30 रुपए के, ये 8 चौको 32 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 30, तो कुल कितने के बिके हैं, ये बिके हैं 92 के मेरे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है, 8050 के। तो आपसे पूछ किसका रहा है, द्वितीय श्रेणी का, यानी कि 32 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये कितनी आ जाएगी 8050, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 32 से, और डिवाइड किससे करेंगे 92 से, ठीक है। देखो 92 है, इसको अगर मैं कट करना चाहूं तो किससे कट कर सकता हूं, 2 बार अगर जाएगा तो 4 बार आई थिंक चला जाएगा, ये आ जाएगा 46, और 46 का भी आधा 23, यहां पर 4 से काटोगे 8 चौको 32, ये आ जाएगा 8। अब देखो 23 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 23 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो ज्यादा निकल जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 69, तो 69 80 से कितना जाता है 11, तो ये आएगा 11, और इसके आगे 5 आ जाएगा, तो ये 23 पंचे 115 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 350, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, यहाँ पे 4, 8 16 8 24, और 4 28, तो 28, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी पार्ट, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन एक और किया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम लग रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी पे बेस्ड है। एक रेलगाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, भाप की शक्ति को दुगना कर दिया गया है, अनेक कारणों से घर्षण बल पहले से 3/2 गुना हो जाता है। यदि आरंभ में भाप में शक्ति घर्षण बल से 3 गुना थी, ठीक है, तो बताएं अब रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। ओके, ये क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और क्या बोल रहा है, पावर ऑफ स्टीम हैज बीन डबल्ड। अब देखो जो रेलगाड़ी जैसे चलती है तो हम लोग को ये पता है कि भाप की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और ये भी चीज पता है कि अगर घर्षण बल ज्यादा होगा तो आपकी जो रेलगाड़ी है वो उतना तेजी से नहीं चल पाएगी। तो घर्षण बल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई थिंक ये चीजें अंडरस्टूड है, इस वजह से यहां पर नहीं बताया जा रहा है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, भाप की शक्ति को कैसे कर दिया, डबल कर दिया गया, ठीक है, 1 से 2 कर दिया। लेकिन घर्षण बल भी अनेक कारणों की वजह से, अगर पहले कितना था 1 था, तो अब उसका 3/2 हो गया है, ठीक है, यानी कि ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बोला यदि आरंभ में भाप की जो शक्ति थी वो घर्षण बल से 3 गुनी थी, तो घर्षण बल से पहले कितनी थी, 3 गुनी थी, यानी कि अगर ये 3 थी तो घर्षण बल कितना था, 1 था। तो यहां पर देखो ये वैल्यू तब कितनी थी, 20 थी, और यहां पर मान लेते हैं अगर कांस्टेंट k, तो ये कितना आ जाएगा k टाइम्स 3/1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, यहां पर ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो भाप की शक्ति है उसको डबल कर दिया गया, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी 6 कर दी गई, और ये 1 से कितना हो गया 3/2 हो गया, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4। तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई है, 4 के बराबर है। कांस्टेंट कितना है 20/3, ये आपका कांस्टेंट आ गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी अब किस गति से चलेगी, तो अब इस गति से चलेगी 20 चौक 80/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 दूनी 6, 20, 6 त्रिक 18, यानी कि 26 सही 2/3। तो ये अब रेलगाड़ी की स्पीड होगी, ठीक है। तो आप किस गति से चलेगी, 26 सही 2/3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 चीजें मैंने बताया कि अंडरस्टूड है, क्या क्या अंडरस्टूड है, कि एक तो ये कि जितनी ज्यादा भाप की शक्ति होती है उतनी ही ज्यादा तेजी से स्पीड से चलती है रेलगाड़ी। तो ये माना गया जो स्पीड है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितनी भी भाप की शक्ति होगी, जो भी स्टीम की पावर होगी, और जो भी फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आपको भी पता है आपको ही चलने में दिक्कत होगी। तो यहां पर भी वही चीज बोली जा रही है कि अगर फ्रिक्शन बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा एज्यूम करनी है। उसके बाद क्या किया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया, वापस से पुट करोगे, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोला, 4830 रुपए की एक राशि को P, Q और R में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं, तो शेष राशियों में यह अनुपात क्या है, 3:4:5 है।
कितने रुपए कम करे गए आपने? 5, 10 और 15, यानी कि टोटल कितना कम कर दिया? 30 रुपए कम कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 4830 से 30 रुपए कम हो जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4800। यहां पर देखो 4, 3, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। अगर एक की वैल्यू 400 आ जाएगी तो क्वेश्चन में क्या पूछा? पी का भाग पूछा। पी का भाग कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 3 1200। लेकिन इनके भागों में कितनी कमी करी गई थी? 5 रुपए की कमी करी गई थी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो कमी वापस से भरनी पड़ेगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1205। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहली सीट में करे भी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 800 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3/5 और 50 रुपए अधिक, बी के भाग का 4/9 और 20 रुपए अधिक, और सी के भाग का 5/19 और 40 रुपए अधिक आपस में बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यूज रहती हैं या तो उसमें के बराबर मान करके सॉल्व कर लो, या फिर सबसे पहले क्या करो, ऑप्शंस का सम देखो 800 के बराबर है या नहीं। तो देखो यहां पर कितना है? 3 और 2 5 और 1 6 है। इसके बाद 600 हो गया। अब देखो 80 और 70 150 और 50 यानी कि 200, 600 और 200 800, यानी कि ये ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो 3 और 2 5 और 1 600 और 95 और 25 कितना हो जाएगा? 120 और 80, यहां पर भी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखो 3 और 2 5 और 1 6 75 और 55 100 कितना हो जाएगा? 75, और यहां पर इसमें 5 जोड़ दो, ये 80 हो जाएगा। 80 और 5 ये हो जाएगा 130, यानी कि यहां पर भी 800 हो रहा है। अगर ऑप्शंस में आपके 800 का सम बन रहा होता है तो आप ऑप्शंस में क्या करो, एक बार ये वैल्यूज पूरी पुट करके चेक कर लो। देखो ए के भाग का 3/5, तो इसका 3/5 निकालोगे, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 30, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 90, और उसमें कितना अधिक है? 50 अधिक है, ये कितना आ गया? 140। बी पार्ट में चेक करोगे, बी के भाग का 4/9, 9 से डिवाइड करोगे कितना? 30, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120, और इसमें 20 रुपए अधिक जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा? 140। देखो यहां पर ये दोनों बराबर हैं, तो अगले को भी चेक करेंगे। 380 है, उसका 5/19, यहां पर 19 से डिवाइड करोगे 20, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100, और उसमें 40 अधिक, तो यहां पर भी देखो ये कितना आ गया? 140। यानी कि दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। उसका सम भी कितना है? 800 रुपए, और दोनों तरह से आप चेंज करने पर जो सम आ रहा है वो 140 हो रहा है, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर पूरा सॉल्व करोगे तो के में अगर 3 से डिविजिबल एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का कई बार ऐसे एग्जाम में भी होता है जिसमें कि आपको क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से पुट अप करता है ताकि आप उनको ऑप्शंस से ही चेक करो। आप अगर उसको पूरा सॉल्व करने पर जाओगे तो हो सकता है आप बहुत डिले करो या फिर आंसर नहीं आए। देखो इसको करने का एक और तरीका क्या होता है, जैसे बोला गया सी के भाग का 5/19, 19 एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर 380 है, यानी 19 से डिविजिबल, यहां पर भी 380 है, 19 से डिविजिबल। लेकिन यहां पे जो नंबर है ये देखो 80 में अगर 19 कम करोगे तो 361 आएगा, और 361 से ये कितना डिफरेंस है? यहां पर डिफरेंस 6 का है, यानी कि ये 19 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो आंसर है ये नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज देखो क्या बोला गया, ए का जो बी का जो भाग है उसमें 4/9 है। ठीक है, अब 4/9 में जब आप देखोगे तो 2 और 7 यानी कि 9 है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल है। यहां पर देखोगे तो 5 और 2 7 है, और यहां 9 है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से डिविजिबल ही नहीं। अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो यहां पे दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी। अगर दशमलव में आएगी तो टोटल सम जो है वो एक इंटीजर वैल्यू 800 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा जिसको आपको चेक करना है, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं और 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, और वे 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। ठीक है, 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। अगर ए और बी की कुल मासिक बचत कितनी है? 5000 है। अगर कुल मासिक बचत 5000 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर देखो सेम साइन होगा तो घटाओगे, 4 3 12, 5 एकम 5, 12 में से 5 घटा दोगे ये कितना आ जाएगा? 7000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 7000 आ गई, वापस से पुट कर दोगे 7 दूनी, ये आ जाएगा 14000 और 7000। आपसे क्वेश्चन में किसकी पूछ रहा है? ए की पूछ रहा है, तो ए की मासिक इनकम कितनी हो जाएगी? मंथली 14000, ये ए की इनकम होगी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान द्वारा, कुछ भाग जलयान द्वारा और कुछ भाग शेष भाग जो है वो थल यात्रा द्वारा तय किया। ठीक है, तीनों पर तय की गई यात्रा पर व्यय किया गया जो समय है, यानी कि उसने टाइम का आपको रेशियो दिया हुआ है, टाइम का जो अनुपात है जो उसने स्पेंड किया है वो किस अनुपात में यहां पर आपको दिया गया है, ये आपका अनुपात दिया गया है 1:16:2। इस अनुपात में ये टाइम स्पेंड किया गया। ठीक है, तथा इसके बाद औसत गतियां जो यानी कि एवरेज स्पीड है ये आपको कितनी दी गई है, एवरेज स्पीड का रेशियो आपको दिया गया है कितना, 20:1:3। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर एवरेज स्पीड जो होती है वो होती क्या है, टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल की अपॉन में जो टाइम लगा है उस पूरी दूरी को कवर करने में। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में दिया जा रहा है, सबसे पहले वायुयान के बारे में बताया जा रहा है। अगर उसने एक टाइम दिया और यहां पे सबसे ज्यादा स्पीड भी इसकी, तो अगर मैं पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ वायुयान द्वारा उसने कितनी दूरी कुल तय करी है, तो ये कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड इसकी है 20 और 1 मिनट का इसने अगर इसमें समय दिया तो कुल इसने दूरी तय करी होगी 20। क्लियर। इसके बाद उसने दूसरा जो है वो शिपमेंट के द्वारा तय किया है और यहां पर कितना समय दिया है, सबसे ज्यादा समय शिपमेंट पे दिया है 16 और एवरेज स्पीड कितनी है 1। तो एवरेज स्पीड में अगर टाइम से गुणा करोगे तो टाइम कट जाएगा, ये डिस्टेंस का आ जाएगा, तो डिस्टेंसेस का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 16 × 1 यानी कि ये हो जाएगा 16। क्लियर है। इसके बाद देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा, टोटल ये आपका डिस्टेंसेस का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में उसकी औसत गति दी गई है, आपसे पूछ रहा है तो जलयान द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है। देखो दूरियों का आपका पास समय ये रेशियो आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 6 20 और 16 6 22 और 20 42। ठीक है, ये 42 हो गया है कुल दूरियां, कुल दूरी इतनी हो गई। क्वेश्चन में कितनी दी गई, 3990। तो यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी, 3990 डिवाइडेड बाई 42। किससे मल्टीप्लाई आपको इसको करना होगा, 16 की आपसे पूछी गई, 16 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 2 से कट रहा है, काट दो, ये आ जाएगा 8, यहां पे कितना आ जाएगा 21। 3 से कट रहा है, ये बिल्कुल कट जाएगा 1330 और यहां पर कितना आ जाएगा 7। 7 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 190। ठीक है, और यहां पर 190 आ गया, 8 से गुणा करना है, 8 से गुणा करो, 9 8 72 के 2 0 7 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 8 एकम 8 और 7 ये कितना हो जाएगा 15। तो 1520 यानी कि ये इतनी दूरी उसने जलयान द्वारा तय करी होगी। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी की आय में ये अनुपात जो है वो कितना दिया गया आपको, 5:4 का है। ए का जो व्यय है और बी का व्यय में जो अनुपात है वो कितना है, आपको दिया गया है 3:2 का है। इनकम का रेशियो मिल गया आपको, एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल गया कितना, 3:2 का। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वर्ष के अंत में दोनों कितने 8000 रुपए बचाते हैं, ये भी 8000 रुपए बचाता है, ये भी 8000 रुपए बचाता है। अब चाहो तो आप इसको इसी तरह से करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, या फिर एज का जो तरीका होता है वो भी देखो। यहां पर क्योंकि सेम अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहां पर भी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो 5 और 4 डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 और 2 डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी कि ये कैसा है, करेक्ट है। तो इसमें से इतना घटने पर, या मैं ये बोलूं कि इसमें से इतना अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये इतनी वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहां पर क्योंकि एक और आपको रेशियो, या फिर इसको ऐसे बोलें कि इन दोनों में देखो डिफरेंस कितने का है, 2 और 4 यानी कि 2 का, और यहां पर भी कितना है 2 का है। तो 2 की वैल्यू कितनी है 8000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो ये वैल्यू आपकी 4000 आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की वार्षिक आय, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस 4 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 4 चौको 16000। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 3 12, 10 और 12 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी देखो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 ही आ जाएगी। ठीक है, यहां से डायरेक्टली देख सकते थे कि अंतर कितने का है, 2 का, और 2 की वैल्यू यहां पर कितनी डिफरेंस आता है, 8000 के बराबर। तो ये आपको डायरेक्ट हो गया, या चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी उतना ही लगभग टाइम लगेगा, और ऐसे भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपने 4 पुत्रों में एक राशि को बांटा है R, S, T और U में। ठीक है, पहली राशि क्या है, 4:3:2:1 में बांटा, और दूसरी राशि को किस अनुपात में, 5:6:7:8 इस अनुपात में बांटा है। बोले दूसरी राशि पहली राशि की दोगुनी है। देखो यहां पर इसका सम कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहां पर देखो कितना है ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 13,
13 और 7 20 और 6 26। बोल रहा है ये जो राशि होनी चाहिए इसकी दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन ये तो दोगुनी हो नहीं रही है। इसमें अनुपात कितने का है, ये अगर 5 है तो ये कितना है 13 है, इस तरह का अनुपात है। तो अगर मुझे इसको वापस सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें कितने का 13 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये कितना बन जाएगा 130, और ये कितना बन जाएगा 26 पंचे, ये भी 130 हो जाएगा। यानी कि इस नंबर्स में 13 का गुणा करना पड़ेगा और इन नंबर्स में 5 का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछा है, यदि दूसरी इसकी दुगनी है तो किस पुत्र को सबसे अधिक भाग मिलेगा। तो चेक करते हैं, 13 से यहां पर ए को कितना मिलेगा 13 26, यहां पर ए देखो डी को मिलेगा कितना 13, सॉरी इसके नाम RSTU है तो RST और इसको U ही इसी तरह से ही लिखिए, ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, ये RSTU को मिला। यहां पर आपने 5 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 7 पन्ना 35, ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 55 25। ठीक है, तो अब देखो अनुपात कितना, ये इसको मिला है 53, इसको कितना मिलेगा 3 2 5 और ये 61, ये इसको कितना मिलेगा 69 और इसको कितना मिलेगा 77। यानी कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा, सबसे अधिक भाग जो मिलेगा वो R को मिलने वाला। दूसरी राशि जो बोल रहा है वो पहली राशि की दोगुनी है, तो यहां पर आपको इसको डबल करना पड़ेगा। तो डबल करोगे तो सारे जो अमाउंट्स आए वो भी डबल हो जाएंगे, इन सभी में भी आप डबल कर दोगे। तो देखो इसमें 40 एक्स्ट्रा आप ऐड कर दोगे, यहां पर 35 एक्स्ट्रा ऐड करोगे, 30 यहां पर एक्स्ट्रा ऐड करोगे और यहां पर 25 एक्स्ट्रा ऐड करोगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 ये हो जाएगा 102, 7 2 9 यानी कि 102 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 99 और ये कितना हो जाएगा 96, यहां पर कितना आ जाएगा 93। हालांकि अभी भी मैक्सिमम जो है वो R को ही मिलेगा, बट क्योंकि यहां पर अमाउंट क्या बोल रहा था पहली राशि की दोगुनी है, इस वजह से आपको इसका डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसी लंबाइयों को 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में बांटना है जो क्या हो इनवर्स रेशियो में होने चाहिए, किसके 2 3 और 9 के। तो देखो वो एक तो ये डायरेक्ट अनुपात होता है, डायरेक्ट रेशियो 239 का, एक बोला गया इनवर्स रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 1/9 इस तरह से आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आप निकालो कैसे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, 9 और 2 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां आ जाएगा 9, यहां पे आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 2। तो इस अनुपात में आपको डिवाइड करना है, यानी कि 9 और 2 11 और 6 17। 17 की वैल्यू कितनी दी गई 289, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 का स्क्वायर होता है 289, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 17। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई, तो यहां पर आप 17 का गुणा कर दोगे 9 में, ये कितना आ जाएगा 160 सॉरी ये कितना आ जाएगा 153। ठीक है 153 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज सी पार्ट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2100 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 प्राप्त हो। देखो क्या बोल रहा है, ए को बी और सी के संयुक्त भाग का, यानी कि इन दोनों को अगर कितना 5 मिलता है तो ए को कितना मिले 2 मिले। बी को, जो बी के बारे में बताया जा रहा है वो भी देखिए, बी को ए और सी के संयुक्त भाग का 3/7 मिलता है। और ये इस तरह से बोल रहा है, इसके आगे क्या बोल रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। देखो भाई आपका जो टोटल सम होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पर देखो 7 और 3 10 हो रहा है, यहां पे 5 और 2 7 हो रहा है, बराबर नहीं है। तो 7 है, यहां पर 10 है, यहां पर 10 से गुणा करते हैं, यहां पर 7 से गुणा करते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 7 सते 49। अब देखो टोटल कितना है, यहां पर 40 और 20 60 और 70 50 और 20 70, ये टोटल 70 है। और टोटल जो आपने 70 बनाया ये क्वेश्चन में कितना है 2100 के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 के बराबर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 से गुणा कर दोगे ये आ जाएगा 600, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 से गुणा कर दोगे ये आ जाएगा 3 दूनी 6 630, ये वैल्यू आ जाएगी बी की। अब ए और बी की आपको वैल्यू पता चल गई, तीनों का सम कितना है 2100, तो 6 और 6 12 1230, इसको किसमें से 2100 में से घटा दोगे तो 100 में से 30 घटाओगे ये कितना आ जाएगा 70, और 2000 में 1200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 800। तो 870 ये किसका हो जाएगा सी का हिस्सा। आपसे बी का हिस्सा ही पूछ रहा था, पहले ही आंसर 630 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ए के भाग का बी के भाग से अनुपात जो है वो क्या है 3:4 है, ये हो गया 3:4, और बी के भाग का सी से अनुपात कितना है 6:7 है, ये सी से हो गया। तो ये दोनों बी की वैल्यू 2 होंगी नहीं एक क्वेश्चन में, तो इनको बराबर करोगे 6 त्रिक 4 3 12 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 3 से यहां पर भी गुणा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और 7 दूनी 14, ये ए बी सी का अनुपात आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ए के भाग का सी के भाग से अनुपात, तो ए के भाग का सी से भाग से अनुपात क्या हो जाएगा 9:14। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन एकदम। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो प्राप्त चारों संख्याएं हैं वो अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 3, 5, 6, 7 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहां पर ये जो नंबर्स हैं ये देख करके थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो, क्योंकि ये 3 है, इसमें से अगर कोई संख्या घटाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो माइनस में कि आप चिंता मत करो, इसमें से आप 7 जरा घटा दो, 7 में से 3 घटाओ, 3 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस में 2, 6 में से 7 घटाओगे तो माइनस में 1 आएगा और यहां पर ये आ जाएगा 0। अगर 0 कभी भी आपके रेशियो में आ जाता है तो ये आपका करेक्ट आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 का किसी के भी साथ अनुपात नहीं बनता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 8 को अगर जब घटाओगे तो 3 में से तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। 8 को जब 6 में से घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा और यहां पर 7 में से 8 घटाओगे माइनस का 1। देखो क्या इसका और इनका मल्टीप्लीकेशन सेम है, नहीं है। अगले पे आते हैं, 9 पे आ जाते हैं। 9 को घटाओगे, 3 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 6, यहां पर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यहां पर घटाओगे तो माइनस का 3 और यहां पर माइनस का 2। देखो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 दूनी 12, 4 3 12, यहां पर सेम आ रहा है, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना वैसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको x मान करके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो एक बार को ऐसा लगेगा कि शायद इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप 9 से जब घटाओगे तो चारों संख्याएं माइनस में हो जाएंगी, तो माइनस में आने से कोई फर्क नहीं है, आपका रेशियो अगर सभी माइनस में है तो आप इनको हटा भी सकते हो और ये एक समानुपात में है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 2 द्रव है, ए और बी का मिश्रण है, जो कि किस अनुपात में है, 5:3 में है। यदि बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए, देखो 16 लीटर इसको मिश्रण को निकाला गया इसमें से, ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसमें से 16 लीटर आपने मिश्रण निकाल दिया और उस बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए, तो समानुपात जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अनुपात हो जाता है इसके बाद ये 3:5 इसमें बदल जाता है। क्लियर है? तो आपको क्या बोल रहा है कि बर्तन में कितने लीटर द्रव था ये आपको बताना है। बर्तन में कितने लीटर द्रव था ये बताना है। यहां पर आप चाहो तो एलिगेशन से इसको कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, आपने कुछ अमाउंट निकाला होगा 16 लीटर का, ठीक है, ये आपने अमाउंट इसमें से निकाल दिया, तो यहां पर अब भी ये जो रेशियो होगा ये तो इसी अनुपात में रहेगा, 5:3 में ही, ए और बी तो इसी में रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 16 लीटर का मिश्रण निकाला तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, नहीं, ये अनुपात चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा। तो हटने के बाद अगर मैं पूछूं कि ए कितना है, ठीक है, तो आप बोलोगे ए अभी भी 5/8 भाग ही रहेगा, जहां पर ये 8 भाग यानी कि टोटल जो होगा वो 16 हटने के बाद को शो करेगा। ठीक है, तो ये टोटल इतना हो जाएगा। जो बी मिला रहे हो उसमें ए कितना होगा, 0, और इसके बाद अब ये अनुपात क्या है, पलट गया है, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। देखो क्रॉस करोगे 8 से 8 कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये 2:3 इस अनुपात में आपने मिलाया है। अगर इस अनुपात में मिलाया तो 2 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 16 लीटर आपने मिलाया था, तो 2 की वैल्यू 16 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 24 आ जाएगी। 3 की वैल्यू 24 है, यानी कि क्या है इसका मतलब कि ये जो 16 लीटर निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचा था वो कितना था, 24 लीटर था। अगर ये 24 लीटर था तो इसमें 16 लीटर आप ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा, 40 लीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एलिगेशन में बनते हैं, वहां पर हम लोग इसको देखेंगे। रेशियो में भी कई बार ये क्वेश्चन मिक्स होता है, तो इसको यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो बेस्ट होगा, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर के कि ये भी तरीका है नहीं सीखेंगे, जो बेस्ट वे हो उसी को ही आपको सीखना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 3 बर्तन ए, बी और सी में क्रमशः 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर द्रव रखा जा सकता है। ठीक है, आपके पास 3 बर्तन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, 1 लीटर इसमें रखा जा सकता है। कैपेसिटीज बेसिकली आपको दी गई है। उसके बाद क्या बता रहा है, ए रिक्त है, बी पानी से भरा हुआ है, यानी कि इसमें क्या है, वाटर है, और यहां पर सी में क्या बताया जा रहा है, पूर्णतया मिल्क से भरा हुआ है। ए को बी से पूर्णतया भरा जाता है। अब देखो ए को बी से भरा जाता है, तो इसमें अगर 2 लीटर है, इसमें 1 लीटर है, तो इसमें वाटर कितना आ जाएगा, 1 लीटर इसमें वाटर हो जाएगा, तो इसमें बचेगा कितना, 1 लीटर वाटर बचेगा। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और बी को सी से पूर्णतया भरा जाता है। अब देखो इसमें 1 लीटर की जगह खाली हो गई होगी, तो वो किससे, सी से भर दी जाती है।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 लीटर मिल्क और 1 लीटर वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 लीटर मिल्क रह जाएगा और ये खाली हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, सी को ए से पूर्णतया भर दिया जाता है, यानी कि ये वाटर इसमें आ जाएगा, तो ये 1 लीटर वाटर यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, ये टोटल अमाउंट्स में हम लोग चल रहे हैं। इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके बाद ए को सी में इस तरह से खाली कर देते हैं। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराना है, एक बार और दोहराना है, यानी कि ये जो अमाउंट है अब फिर से इसको भरेगा। ये टोटल कैपेसिटी आपको दी गई 2 लीटर है, तो यहां पर कितना 0.5 लीटर मिल्क आपको यहां पर देना पड़ेगा और 0.5 लीटर वाटर यहां पर आपको देना पड़ेगा। तो इस पे बचेगा कितना, 0.5 लीटर ही मिल्क आपके पास बचेगा और 0.5 लीटर वाटर आपके पास बचेगा। क्लियर। अब यहां पर फिर से वही हो जाएगा, 1 लीटर की कैपेसिटी खाली हो जाएगी, तो 1 लीटर की कैपेसिटी आप इससे दे दोगे तो देखो 2:1 में ही जाएगा और टोटल ये कितना है, 3 है, यानी कि मिल्क कितना जाएगा, 2/3 किसका, टोटल का। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, ये आपका आएगा 2/3, सॉरी यहां पर 2:1 है, हाँ 2:1 है। तो टोटल इसमें से ये 3 की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ओके, ये 2/3 ही यहां पर मिल्क आ जाएगा, क्योंकि इसको कितना चाहिए, 1 हिस्सा ही चाहिए। तो 1 लीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 आपको यहां से मिल्क निकालना पड़ेगा और 1/3 आपको इसमें से वाटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो टोटल कितना है, ये भी 3 है और टोटल ये भी कितना है, 3 है। तो 1 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि इससे 1 लीटर ही मिश्रण इसमें जाना है, सिर्फ 1 ही लीटर ये खाली हुआ है, 1 लीटर तो अभी भी भरा हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 आ जाएगी अगर 1 लीटर आपको निकालना है। लेकिन ये क्या है, 2:1 में है, तो 1 लीटर आपको जब निकालना होगा इससे, तो आप किस अनुपात में निकालोगे, इसका 2/3 और इसका 1/3। ठीक है, अगर ये 2 ले लोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2/3 और 1/3 इसी अनुपात में निकालोगे। ठीक है, तो अगर इसमें से 2/3 मिल्क खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा 4/3 आपका मिल्क बचेगा और 1/3 वाटर निकल गया, तो ये 2/3 आपका वाटर बचेगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें क्या बोलता है कि सी को ए में भर देते हैं, यानी कि ये कितना 1/2 आपका मिल्क ऐड हो जाता है और 1/2 आपका वाटर ऐड हो जाता है। क्वेश्चन में एंड में पूछ क्या रहा है आपको, तो बी में दूध, तो बी में दूध देखिए कितना है, बी में यहां पर दूध का जो अमाउंट है कितना है, 2/3 और 0.5, यानी कि आप इसको लिखोगे 2/3 प्लस में 1/3। ये वैल्यू आपकी किसकी है, मिल्क की। और यहां पर वाटर की वैल्यू, तो वाटर की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2/3 वाटर था इसमें, और इसमें कितना, हाफ आपको अमाउंट ऐड करना है वाटर का, तो ये आपका वाटर का अमाउंट। देखो 2/3 और 1/2, यहां पर भी वही सेम चीज है, यानी कि इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टिन शराब से भरी हुई है, एक टिन शराब से भरी हुई है, इस टिन में केवल 4 गैलन शराब निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद पुनः 4 गैलन मिश्रण को निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये भी एलिगेशन और मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। जो भी आपको अमाउंट कितना बोला जा रहा है, 4 निकाल दिया जाता है, तो यहां पर अब कितना बचेगा, x-4, और इसी प्रोसेस को कितने बार, इसके बाद पुनः 4 गैलन को निकाल करके 2 बार किया जाता है, तो 2 बार इस तरह से आप करोगे तो x-4, जहां पर x क्या है आपका प्योर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बचेगा। तो आपको एंड में देखो किसका दिया गया, अगर अब टिन में शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात कितना है, 36:13 है। ठीक है, देखो यहां पर शराब कितनी है, शराब आपकी ये प्योर फॉर्म में शराब जो बचेगी वो कितनी बचेगी, x-4 बचेगी। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, x-4 का स्क्वायर, और अपॉन में पानी का अनुपात दिया, जबकि आपको टोटल का अनुपात यहां पर पता होता है, ये कितना होता है, x²। तो टोटल का अनुपात आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो अगर इतना प्योर शराब है और इतना पानी है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 49। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, रूट ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/7। तो x-4 अपॉन x कितना है, 6/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 6x, यहां पर आ जाएगा 7x - 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। ठीक है, ये इस साइड जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 28। टिन का आयतन आपसे पूछा गया है, वो कितना हो जाएगा, पूरे में अगर शराब भरी हुई थी और इनिशियली प्योर शराब कितनी थी, 28 लीटर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का प्रॉपर तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेशियो में भी कई बार हम लोग इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ABC के पिछले वर्ष की आयों में 3:4:5 का अनुपात था, 3:4:5 ये अनुपात था। ठीक है, इस वर्ष उनकी व्यक्तिगत आयों में कितनी कितनी की वृद्धि हुई है,
4:5, 2:3 और 3:4 के अनुपात हैं। ठीक है, इस वर्ष तथा पिछले वर्ष तथा इस वर्ष में ये अनुपात है, यानी कि ये अगर 4 था पिछले वर्ष तो अभी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1 की वैल्यू 3/4 थी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 15/4। ये क्या है, 2:3 है, तो 2 की वैल्यू 4 थी तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 की वैल्यू 5 थी तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को 20/3। ये आपके अनुपात आ जाएंगे, ये और ये। ठीक है, तो अब आपको क्या बता रहा है, यदि उनकी वर्तमान आयों का योग कितना है, 78,800। यहां पर देखो इसमें अनुपात निकालना है, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 4 कटेगा 3 आ जाएगा, 15 45। यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 60, 12 6 72। और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी 8, 80। ठीक है, तो ये 80 और 40 120, 125 और 127 और इसमें 70 और जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 177। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, सॉरी 70 और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 197। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी गई 197 के बराबर, और ये आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई, 7880 के बराबर। ठीक है, तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है। देखो ये लगभग कितना है, 200 है। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो 800 के करीब पहुंच जाएगा। और देखो कितना कम है 200 में से 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 12, इसमें अगर 12 जोड़ोगे तो ये 800 बन रहा है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर। और आगे देखो 2 0 है तो ये आ जाएगा 400। तो 1 की वैल्यू 400 है। आपसे पूछा 1 की वर्तमान आय क्या है, तो यहां पर ये आपके अनुपात है, इसमें 4 से गुणा करोगे तो 45 दूनी 90 और 90 का दुगना 180, और इसमें 2 0 और जोड़ दोगे तो 1 की वर्तमान आय कितनी है, 18,000 रुपए। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, किसी तार का प्रतिरोध, जो किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है, क्या है, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो त्रिज्या होती है अगर उसका वर्ग कर दिया तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो तारों जो एक ही पदार्थ से बने हैं का प्रतिरोध समान है। ठीक है, और उनकी ये देखो ये क्या बोल रहा है, R1 और R2। अगर मैं R1/R2 इस तरह से लिखना चाहूं, देखो तो ये आपको पता होता है इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये सारे 1 है तो इसी तरह से एक दूसरा आ जाएगा, इसमें भी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आ जाएगा L2/R2²। तो R1/R2 अगर मैं लिखना चाहूं रेजिस्टेंस अपॉन में ये दूसरे का रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, L1/L2। और जो चीज अपॉन में है वो इस तरह से आएगी, L1/R1² और यहां पर R2²। बोल रहा दो प्रतिरोध जो एक ही मेटल के बने हुए हैं तो रेजिस्टेंस दोनों के बराबर है, यानी कि कट जाएगा, 1/1 आ जाएगा। तो बोल रहा है उनकी त्रिज्याओं में जो अनुपात है वो कितने का है, R1 अगर 9 है तो R2 कितनी है, 8 है। तो बताना है उनमें से एक तार की लंबाई कितनी है, 162 है। जो पहला तार है उसकी लंबाई कितनी है, 162 है। तो आपको क्या बताना है, दूसरे तार की लंबाई। तो देखो L1/L2 अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो 9 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा कितना, 81, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। तो ये 81 की यहां पर वैल्यू कितनी है, 162 दी गई है। आपको L2 की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्या होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये डबल ही तो है, तो ये भी डबल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 128। तो ये 128 किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो सेकंड लेंथ होगी उसकी, यानी कि 128 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती कितना 6 है और तृतीयानुपाती कितना है 20.25 है, ये आपको बताना है क्या हो सकती है। देखो 9 और 3 का मध्यानुपाती क्या होता है, रूट में a इंटू बी। देखो 9 3 27, तो 6 तो नहीं आने वाला है। 9 चौको 36, यहां पर 6 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगले पे देखो 9 8 72, रूट में 72 भी 6 नहीं आएगा। 12 5 60, यहां पर भी 6 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई आंसर नहीं होगा, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे चेक करोगे, तृतीय अनुपाती की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाती है, 9 का स्क्वायर बाई 4, और ये किसके बराबर है, 81/4, यानी कि लगभग में 20.25। ये भी करेक्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x + y अपॉन में x - y। ये आपको दिया गया कितना, 7:3 दिया गया। यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। x/y कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 10, और ऊपर में से नीचे वाली संख्या को घटा दोगे तो 7 - 3 4, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5/2। ये आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगर ये x और y का अनुपात है तो इसके स्क्वायर्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 25/4। ठीक
ठीक है। और अब फिर से वही चीज करें, अगर ऊपर में जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 25 और 4 29, और 25 में से 4 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 21। तो यही जो वैल्यू बनेगी ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 29/21। ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आ गई कितनी 5 और 2, ठीक है। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, इस क्वेश्चन में पूछा गया इसकी वैल्यू, इसमें पुट कर दो। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 25 माइनस 4, ये भी आपका आंसर आ जाएगा 29/21। वैल्यूज को भी पुट कर सकते हो और कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात क्या है 4:1 है, ठीक है। तथा इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 के अनुपात में, ठीक है। दोनों श्रेणियों से कुल मिलाकर 1100 रुपए, यहां पर देखो 4 और ये 40, तो कुल कितना 44 रुपए प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में कितना 1100 रुपए, 11 से काट दोगे 4 की वैल्यू कितनी आ गई 100 के बराबर, या 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कितना किराया मिला, प्रथम श्रेणी के 4 की वैल्यू कितनी है 100 के बराबर, यानी कि 100 रुपए का किराया प्रथम श्रेणी के यात्रियों से मिला है, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 कारों की चाल का अनुपात दिया गया आपको, चाल का अनुपात कितना दिया गया 2:3:4 है, ये इनकी चालों का अनुपात है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में, सेम दूरी यानी कि कितना 1:1:1, जब भी समान दूरी बोला जाए तो आप क्या है सबसे सिंपल वैल्यूज जो इक्वल हो ये मान सकते हो, कितनी 1:1:1, अगर इतनी इसको तय करनी हो तो समय का अनुपात आपको बताना है। अब देखो समय क्या होता है आपको पता है, दूरी कैसे निकालते हो, चाल में अगर समय से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दूरी आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज ये कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पर इनका एलसीएम कितना 12 अगर मैं इस तरह से कर लूं, इसको बराबर कर लूं, तो यहां पर देखो एक नंबर आपको मिल जाएगा, 6 से 12 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 से 2 में गुणा करोगे 12 आ जाएगा, 3 से क्या गुणा किया जाए कि 12 आ जाए 4, और 4 से क्या गुणा किया जाए कि 3। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा किसका, समय का अनुपात हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6, 4, 3। चाहो तो आप 1:1:1 से भी करोगे तो 1/2, 1/3, 1/4 आ जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4। इसमें भी आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 6, 4 और 3 ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस के फॉर्म में किए। इन सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस एक आध आपके थोड़ा सा लेवल अप था, बाकी सभी